नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आपके समक्ष जब भी आते हैं तब कुछ नया लेकर आते हैं। एक नई शुरुआत हमने आपके समक्ष कुछ दिनों पहले करी थी, जिसमें कि हम आपको बता रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल विरचित था। तो आज इसी में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रकरण 2 हमने पढ़ लिया था, उसके संदर्भ भी हमने अंतिम वीडियो में देख लिए थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इसी कड़ी में आज हम प्रकरण 3 पढ़ेंगे, वीरगाथा काल का प्रकरण 3, जिसका नाम दिया है हमने देश भाषा काव्य। और यहाँ पे इसका समय है संवत 1050 से 1375, और इसकी सन में अगर देखें तो 993 से लेकर के 1318 तक। ठीक है मित्रों, तो लीजिए प्रस्तुत है वीरगाथा काल प्रकरण 3, देश भाषा काव्य। पहले कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य जैसे बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो आजकल मिलते हैं, वे संदिग्ध हैं। इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहे आदि प्रचलन चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गंवारू समझते रहे होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होंगी। राजा भोज जस मूरचंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य रहे होंगे। राजभाषाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय प्राय दोहे में कहे जाते थे। वीर रस के पद छप्पे में राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे, और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। ऐसे राजाश्रित कवियों की रचनाओं के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था। वे राजकीय पुस्तकालयों में ही रक्षित रहती थी, और भट्टाचारण जीविका के विचार से उन्हें उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। उत्तरोत्तर भट्टाचारणों की परंपरा चलते रहने से उनमें फेर फार भी बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य की प्रारंभ काल में मिलती है, और इसी से यह वीरगाथा काल कहा गया। भारत के इतिहास में यह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर की ओर से लगातार होते रहते थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों के सहने पड़ते थे, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य प्रतिष्ठित थे। गुप्त साम्राज्यों के ध्वस्त होने पर हर्षवर्धन, जिनकी मृत्यु संवत 804 के उपरांत भारत का पश्चिम भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र हो रहा था। कन्नौज, अजमेर, अल्हनवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां इधर ही प्रतिष्ठित थी। उधर ही की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी। कविचारण आदि उसी भाषा में रचना किया करते थे। प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। अतः यह स्वाभाविक है कि भूभाग की जनता की चित्तवृत्तियों की छाप उस साहित्य पर हो। हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश के अंतर्निहित हो गई, और खंड खंड होकर गहरवाड़, चौहान, चंदेल और परिवार आदि राजपूत राज्य पश्चिम की ओर प्रतिष्ठित थे। वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए परस्पर लड़ा करते थे, और लड़ाई किसी की आवश्यकता नहीं होती थी। कभी कभार तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही मोल ले ली जाती थी। बीच बीच में मुसलमानों के भी भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें पीछे पड़ गई थी। महमूद गजनवी संवत 1087 और सन 1028 के लौटने के पीछे गजनवी मुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था। वहां से लूटमार के लिए देश के भिन्न भिन्न भागों पर विशेषतः राजपूताने पर चढ़ाई हुआ करती थी। इन चढ़ाइयों का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक काव्यों में मिलता है। सांभर, यानी कि जो अजमेर है कहते हैं लोग, लेकिन ये सांभर आज जयपुर में है दोस्तों, का एक चौहान राजा दुर्लभ राज द्वितीय मुसलमानों के साथ युद्ध करते मारा गया।
और अजमेर बसाने वाले अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया। अजय देव के पुत्र अर्णोराज यानी आना, जिन्होंने आना सागर झील बनाई दोस्तों, कि मुसलमानों के समय की सेना फिर पुष्कर की घाटी में लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां अब आना सागर है। अर्णोराज के उस सेना का संहार कर बड़ी भारी विजय प्राप्त की। वहां म्लेच्छ मुसलमानों का रक्त गिरा था। उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्णोराज ने एक बड़ा तालाब बनवा दिया जो आज आना सागर कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे कि आना सागर का इतिहास क्या है, यहाँ मिला है, ये आप प्रमाण के रूप में बता सकते हैं कहीं भी। और दूसरी बात है कि यहाँ पे दिया गया है कि मुगलिया सल्तनत के जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी स्थापना कब हुई थी। मुगल वंश की स्थापना यहीं से हुई थी। महमूद गजनवी का एक हाकिम, ये हाकिम गुलाम वंश का था दोस्तों, यहाँ से गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो आगे चलते हैं। ना कि पुत्र बीसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यवर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यवर्त के बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ पर खुदे हुए बीसल देव के विक्रम संवत 1220 अर्थात के सन 1163 के लेख में पाया जाता है। शहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर चढ़ाई पर पहली चढ़ाई संवत 1247 अर्थात की 1190 के पहले भी गौरियों की सेना ने नाडोल पर धावा किया था, पर हार कर लौटना पड़ा था। इसी प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली तथा अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे। यानी कि मुसलमानों का अजमेर और दिल्ली पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे भी बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहते थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराजा हमीर हुए, जो महाराज पृथ्वीराज चौहान की वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहते थे। उन्होंने कई बार उन्हें हराया था। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहते थे। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपए पाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। अब राज दरबारों में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रही। पांडित्य के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया था। उस समय तो भाट या चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अतिशयोक्तिपूर्ण आलाप करता या रण क्षेत्रों में जाकर वीरों के हृदयों में उत्साह की उमंग भरता था, वही सम्मान पाता। इस दशा में काव्य या साहित्य के भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दोनों रूप में पाते हैं, मुक्तक में भी और प्रबंध के रूप में भी। फुटकल रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्यों का ही उल्लेख किया जाता है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम रहा, वैसे ही यहाँ भी किसी राजा की कन्या को हर कर लाना वीरों के गौरवों तथा अभिमानों का काम माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप से प्रधान रस वीर ही रहता था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था, जहां राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था। जैसे शहाबुद्दीन के कारण यहाँ से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहाँ आना ही लड़ाई की जड़ लिखी गई है। अमीर पर अलाउद्दीन की चढ़ाई का भी ऐसा ही कारण कल्पित किया गया है। पर इस प्रकार इन काव्यों में प्रथानुकूल कल्पित घटनाओं का बहुत अधिक योजना रहती थी। ये वीर गाथाएं दो रूपों में मिलती है। कौन कौन से रूपों में मिलती है? प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों यानी बैलाड्स के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह है पृथ्वीराज रासो। वीर गीत के रूप में हमें सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देव रासो मिलती है। यद्यपि उसमें समयानुसार भाषा में के परिवर्तनों का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बराबर गाई जाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका
उदाहरण आल्हा है, जिसे गाए जाने वाले प्राय समस्त उत्तर भारत में पाए जाते हैं। यहाँ पर वीरकाल उन ग्रंथों का उल्लेख किया जाता है जिनकी या तो प्रतियां मिलती है या कहीं उल्लेख मात्र पाया जाता है। ये ग्रंथ रासो कहलाते हैं। कुछ लोग इस शब्द का संबंध रहस्य से बतलाते हैं, पर बीसलदेव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है, अतः हमारी समझ में रसायन शब्द से ही रसायन शब्द होते होते रासो हो गया। दोस्तों, एक चीज यहाँ पे मुख्य आई है, वो आया है जो रासो था उसका अर्थ आप यहाँ पे मुख्य देख सकते हैं इस छोटे पैराग्राफ में। और एक यहाँ पर आया है आल्हा, एक विधा मानी जाती है, गीत की विधा मानी जाती है, कविता की विधा मानी जाती है, काव्य की विधा मानी जाती है आल्हा। और ये पूरे उत्तरी भारत में बहुत प्रसिद्ध है और ये बीसलदेव रासो से प्रसिद्ध हुई है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे प्रकरण 3 में तत्कालीन समय के मुख्य काव्य ग्रंथ, तो उन्हें हम देखेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।